जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। ये सीटेक स्पेशल सीरीज़ है हिस्ट्री के लिए और जैसे कि चैनल पे सीरीज़ चलती ही आ रही है तो ये आज की स्पेशल सीरीज़ है। एनसीईआरटी से सीधे कंटेंट उठाया गया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी फॉर्म में इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या होता है? अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। टैक्सेस क्या होते हैं? वी ऑल नो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि एक फिक्स्ड टाइम पर रेगुलरली पे करना होता है। ये कंपलसरी होता है, चाहे आज के टाइम पे हम गवर्नमेंट को पे करें, चाहे प्रीवियस पीरियड में हम राजा वगैरह को पे करते रहे हों। लेकिन जो ट्रिब्यूट होता है, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। मतलब ट्रिब्यूट ऐसी चीज़ है जैसे कि मान लीजिए मैं नॉर्थ में रहती हूँ और नॉर्थ की ब्लैंकेट्स बहुत फेमस है जैसा कि हमने पढ़ा था। तो मैंने जब भी मेरे पास ब्लैंकेट अवेलेबल हुई, जब भी मेरी इच्छा हुई कि हाँ भी मेरे पास है, अबेंडेंट है, काफ़ी मात्रा में है और मैं दे सकती हूँ, तो मैंने अपनी इच्छा से क्या की, राजा को दे दी। इसी तरह अलग अलग जगह प्रांतों से बिलोंग करने वाले लोग वहाँ की कुछ फेमस चीज़ जो कि वैल्यूएबल होती थी वो अपनी इच्छा से कभी कभी राजा को एज अ गिफ्ट दे देते थे। उसी को हम क्या बोलते थे? ट्रिब्यूट बोलते थे। ये कंपलसरी नहीं होता है, कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होता है पे करने का, ना ही कोई फिक्स्ड रेशियो में इसको पे किया जाता है। ओके, सो दिस वाज इट। आगे बढ़ते हैं। जनपदास एंड महाजनपदास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो आइए देखते हैं ये क्या थे। द राजाज हु परफॉर्म्ड बिग सेक्रीफाइसेस लाइक बड़े बड़े यज्ञ कराना, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ होता था, जैसे कि हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं, आप सबने सुना होगा। और तो द राजाज हु परफॉर्म्ड बिग सेक्रीफाइसेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास। मतलब धीरे धीरे बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस करने का रिचुअल शुरू हुआ, ये सारी प्रैक्टिसेस शुरू हुई। तो ऐसे राजा जो ये बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करना शुरू किए उनको क्या बोला गया? उनको जनपद के राजा बोला गया। What is the mean of जनपद? जन प्लस पद। एंड what is the mean of जन? जन मीन्स पीपल। तो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हुआ? जनपद मीन्स द लैंड, ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पे जना सेक्स एक्स फूट एंड सेटल्ड डाउन, मतलब जहाँ पे वो अपने पैर रखते हैं, जहाँ पे वो सेटल्ड होते हैं। बेसिकली कह सकते हैं बहुत ही जनरल से टर्म में कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसको जनपद कहेंगे, राइट। तो जनपद के राजा कौन कहलाए? जो कि बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एग्जावेटेड अ नंबर ऑफ द सेटलमेंट्स काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। सेटलमेंट्स ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पे कोई पॉपुलेशन रह रही हो, कोई फिक्स्ड पॉपुलेशन निवास करती हो, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ सेटलमेंट्स एग्जावेट किए, मतलब एग्जावेट लाइक खुदाई करके प्राप्त किए इन दीज जनपदास। कुछ जनपदास में कौन कौन से जनपद थे? जैसे गैली वॉज अ जनपद। लिखा है ना यहाँ पे कि कुछ जनपद के मतलब कि कुछ जनपद थे जहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जावेट करके प्राप्त किए हैं। जैसे कि पुराना किला क्या था? एक सेटलमेंट था। कौन से जनपद का? दिल्ली का, राइट। फिर हस्तनापुर एक क्या था? सेटलमेंट था। कहाँ पे? मेरठ के पास में, राइट। उसके बाद अकरांची खेरा एक सेटलमेंट था। कहाँ का? ईटा जनपद का, ईटा। एंड ये मेरठ एंड ईटा दोनों ही कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। तो ये हस्तनापुर वाला और ये अतरांची खेरा दोनों ही उत्तर प्रदेश के सेटलमेंट थे। समझ आई बात? सो इसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। और क्या बात है जनपदास के बारे में? दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड, कौन? दे किसके लिए यूज़ हुआ है? आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें इतिहास के बारे में, पुराने समय के बारे में वही लोग हैं जो पता करते हैं। सो दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। लोग कहाँ रहते थे? हट्स में रहते थे। जो ये अभी एग्जावेशन से जो सारी साइट्स मिली, सेटलमेंट्स मिले, हस्तनापुर, मेरठ वाली, पुराना किला वाली, तो वहाँ से क्या चीज़ें पता चली कि लोग हट्स में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे और उनके पास एंड केप्ट कैटल्स एज वेल अदर एनिमल्स। मतलब कैटल्स क्या होते हैं? मवेशी, जानवर, यही सब बोलते हैं। तो मतलब वो लोग कैटल्स भी रखते थे और अदर एनिमल्स भी रखते थे। इसके अलावा वो बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसेम, मस्टर्ड, ये सारी डिफरेंट क्रॉप्स वो ग्रो करते थे।
इसके अलावा वो अर्दन पॉट्स भी बनाते थे, मिट्टी के पॉट्स बर्तन भी बनाते थे। और ग्रे कलर का पॉट प्राप्त हुआ है और रेड कलर का भी पॉट प्राप्त हुआ है। और ये जो ग्रे कलर वाला पॉट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कहते थे ये ग्रे कलर वाला जो पॉट है थोड़ा डेकोरेटेड था और इसको जो है कि अकेजनली यूज़ किया जाता था फॉर इम्पॉर्टेंट पीपल मतलब कि इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए टू सर्व फूड वगैरह जो भी चीज़ थी। तो ग्रे पॉट वॉज द इम्पॉर्टेंट और ये अकेजनली मतलब कभी कभी किसी स्पेशल ओकेज़न पे यूज़ किया जाता था। सो ये सारी बातें रहीं जनपद के बारे में। सो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट मतलब आप पूरा ही स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज करते रहें ताकि आप भूलें ना कि क्या क्या चीज़ें थीं। अब आते हैं कम टू द महाजनपद। महाजनपदास क्या होते थे? पहले जनपद फिर महाजनपदास। अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब कुछ जनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते गए दैन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदास। मतलब जो जनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए वो क्या हो गए? वो महाजनपद हो गए। ठीक है ना। जैसे कि स्कूल में हम स्कूल्स में देखते हैं एक होते हैं वाइस प्रिंसिपल, एक होते हैं प्रिंसिपल। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्रिंसिपल हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वाइस प्रिंसिपल है। तो आफ्टर जब प्रिंसिपल जो है कि लीव पे चले जाते हैं या फिर प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया या फिर उनकी रिटायरमेंट हो गई या फिर कुछ भी हो गया तो वाइस प्रिंसिपल को क्या बना दिया जाता है? प्रिंसिपल बना दिया जाता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो वाइस प्रिंसिपल है वो ये सारे काम संभाल रहे हैं या संभाल रही हैं, तो उनको पता होता है कि मतलब कि वो स्कूल में सबसे ज़्यादा मोस्ट एलिजिबल पर्सन होती हैं या होते हैं टू बिकम प्रिंसिपल। तो मतलब वाइस प्रिंसिपल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? इंपॉर्टेंट। तो फिर एक टाइम आएगा जब उनको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। इन अ सेम वे ग्रेजुअली जो जनपद थे, कुछ जनपद थे वो इम्पॉर्टेंट होते गए, फिर वो क्या बन गए? महाजनपद बन गए। ये सारी कहानी इसलिए बताई ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। जो मतलब महाजनपद होते थे उनमें काफ़ी महाजनपद ऐसे थे, कुछ महाजनपद ऐसे थे या कहते हैं मोस्ट मतलब कहते हैं 90% महाजनपद ऐसे थे जिनकी कैपिटल भी होती थी। और मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। और उनमें से बहुत सारी जो कैपिटल्स थी वो फोर्टिफाइड थी, मतलब कि उनकी किलेबंदी की गई थी, घेराबंदी की गई थी। फोर्टिफाइड मतलब होता है कि उसके चारों तरफ दीवार बना देना। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वर्कड लकड़ी की, ब्रिक की या फिर स्टोन की बड़ी सी वॉल दीवार खड़ी कर देना। और ये क्यों होती है? ये किस लिए की जाती है? सेफ्टी के पर्पस से, ताकि कोई अदर रूलर अटैक ना कर सके। राइट। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। डन। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब हम पढ़ेंगे टैक्सेस। नॉट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट वो हम पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ेंगे टैक्सेस। महाजनपद में टैक्सेस कैसे लिए जाते थे, उनके क्या प्रावधान थे। राइट। तो एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फॉल्ट्स। मतलब महाजनपद के जो रूलर्स थे वो बड़ी बड़ी दीवारें बनवा रहे थे। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो कैपिटल सिटीज़ होते थे वो क्या होते थे? फोर्टिफाइड होते थे। उनकी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवानी होती थी, वही बात कह रहे हैं। एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज़। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे महाजनपद वाले लोग क्या कर रहे थे? आर्मीज़, बड़ी बड़ी आर्मीज़ रखना शुरू कर रहे थे। तो अब बड़ी बड़ी दीवारें बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी आर्मीज़ बनवा रहे हैं, तो अब उनको इसके लिए राजा को इसके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी ना। तो इस रिसोर्सेज की आवश्यकता की वजह से ही इन्होंने रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमको चीज़ें ये याद रखनी है कि महाजनपद में रेगुलर टैक्सेस लेने की प्रावधान शुरू हो गए थे। राइट। और उसके रीज़न क्या थे ये भी पूछ सकता है, मतलब वो खुद ऑप्शंस में देंगे, आपको बताना है इनमें से कौन सा रीज़न सही है कौन सा नहीं। तो पहला रीज़न हमने क्या पढ़ा? वो फोर्टिफाइड कर रहे थे अपने कैपिटल सिटीज़ को। इसके अलावा वो बड़ी बड़ी आर्मीज़ भी मेंटेन कर रहे थे, इस वजह से उनको रिसोर्सेज चाहिए थे। दैट्स वाई दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टैक्सेस ऑन क्रॉप्स। बहुत सारे टैक्सेस थे बट टैक्सेस ऑन क्रॉप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई आई मेंशनिंग। तो टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड दैट वाज नोन एज भागा और अ शेयर। मीन्स जो क्रॉप होती थी, फसलें होती थी, उन पे टैक्स लगता था। वो टैक्स कितना होता था? फिक्स टैक्स था, दैट वाज अ फिक्स अमाउंट कि 1/6 1/6 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/6 आपको एज अ टैक्स देना पड़ता था। और इसको क्या बोलते थे? भाग या फिर शेयर। बहुत ही कॉमन सी बात है, यही बोलेंगे ना कि जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/6 भाग, उसका 1/6 शेयर आपको देना पड़ेगा इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स। ओके, क्लियर? आगे पढ़ते हैं।
बढ़ते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब महाजनपद के टाइम पे उनकी एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए थे? पहला था ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोशेयर, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन प्लोशेयर का यूज़ होना शुरू हो गए थे। आयरन प्लोशेयर से क्या होता था कि जो मतलब कि आप हैवी क्ले मतलब कि मिट्टी को अच्छी तरह से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मिट्टी ज़मीन अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बिकॉज आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन वुड। तो पहले वुड लकड़ी के प्लोशेयर यूज़ होते थे, लेकिन महाजनपद के टाइम पे आयरन प्लोशेयर बहुत तेज़ी से यूज़ होना शुरू हो गए। इसके अलावा क्या चेंजेस थे एग्रीकल्चर में कि पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, मतलब पैडी मतलब क्या, धान को ट्रांसप्लांट करना शुरू किया। मीन्स क्या होता था पहले की एक फॉर्म ये होती है कि जो बीज लिया जाता है, सीड बीज को लिया जाता है और उसको ऐसे पूरे खेत में ऐसे फैला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, एक ये फॉर्म होती है। दूसरा क्या होता है कि अलग से छोटे छोटे प्लांट्स को अलग ही ग्रो किया जाता है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे, छोटी छोटी सैपलिंग्स को, फिर उसको जाके खेतों में कहते हैं क्या करते हैं, बो देते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं ट्रांसप्लांट करना। तो मतलब कि एग्रीकल्चर की ट्रांसप्लांटिंग वाली जो प्रोसेस है, मेथड है, वो शुरू हो गया और आयरन प्लोशर का यूज़ शुरू हो गया। सो ये था महाजनपद के टैक्सेस एंड एग्रीकल्चर के बारे में। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। डन। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मगध क्या था, मगध क्यों मेंशन किया है, बीच में मगध कहाँ से आ गया? तो मगध द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। देखो जनपद जो इम्पॉर्टेंट होते गए वो क्या बन गए, महाजनपद। और उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद था वो था मगध। तो मगध के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है कि गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध। यहाँ पे कौन सी दो नदियाँ बहती थी, गंगा एंड सोन, याद रखना है कौन सी, गंगा एंड सोन। कहाँ पे बहती थी, मगध महाजनपद में। तो अब नदियाँ बह रही हैं दो, वो भी इतनी अच्छी, तो इससे क्या होगा, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। नदियों से ट्रांसपोर्ट होता है ना, वाटर सप्लाईज अच्छे से होती थी एग्रीकल्चर में और बाकी सारी चीज़ों में। इसके अलावा मेकिंग द लैंड फर्टाइल, वेरी कॉमन चीज़, नदी बह रही है, ऊपर से कौन सी, गंगा जी बह रही हैं, तो वहाँ की लैंड तो फर्टाइल, उपजाऊ होगी ही होगी, राइट। तो ये फ़ायदे थे। उसके अलावा क्या बात है कि पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, मतलब कि मगध के जो कुछ एरिया थे बहुत अच्छे, वहाँ पे जंगल हुआ करते थे। तो अब जंगल हैं तो वहाँ पे एलिफेंट्स भी होंगे, बहुत सारे जानवर होंगे। तो वहाँ जंगलों में जो एलिफेंट्स रहते थे उनका जो है कि यूज़ आर्मीज़ में किया जाता था, मतलब उनको पकड़ लाते थे, ट्रेन करते थे आर्मी में उनको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे क्या करना है उसके लिए। तो एलिफेंट्स का यूज़ आर्मीज़ में होता था। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे आयरन और माइंस थी, मतलब कि आयरन ओर की माइंस भी थी। तो अब आयरन ओर है, मतलब कि लोहे का अयस्क कहते हैं इसको हिंदी में। तो लोहा मिल रहा है, माइंस हैं, तो मीन्स लोहे का यूज़ हो रहा होगा डिफरेंट चीज़ें बनाने में, जिसमें भी आयरन यूज़ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर। मगध में 2 बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, एक बिंबिसारा एंड अजातशत्रु भी बोलते हैं इनको, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्वर अदर जनपद, जिन्होंने मतलब दूसरे जनपद को जीतने की बड़ी भरपूर कोशिश की, प्रयास किए। इसके अलावा महापद्मनंद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे महाजनपद मगध के। तो 3 इंपॉर्टेंट रूलर याद रखने हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद, राइट। इसके अलावा क्या पढ़ना है, राजगृह जो कि कहाँ है, बिहार में है, और आज इसको राजगिरी के नाम से जाना जाता है, राजगिरी, राइट। तो ये कैपिटल हुआ करती थी मगध की। देखिए टाइम टू टाइम कैपिटल चेंज होती रहती थी। तो एक टाइम था जब राजगृह कैपिटल होती थी मगध की, उसके बाद किसको कैपिटल बनाया गया था, पाटलिपुत्र को। ये भी बिहार में ही है, प्रेजेंट में इसको क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं, पटना, राइट। तो ये चीज़ें थी हमें मगध के बारे में याद रखने की, जो कि एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद है, सॉरी स्लिप हो जाती है टंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है। और गंगा एंड सोन रिवर्स यहाँ फ्लो करती थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट अच्छा था, वाटर सप्लाई अच्छी थी, फर्टाइल लैंड थी, और लैंड उनकी कुछ फॉरेस्टेड थी जहाँ पे एलिफेंट्स थे जिनका यूज़ आर्मीज़ में होता था। वहाँ पे आयरन और माइंस भी थी, जिससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती रही होंगी। इसके अलावा वहाँ के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद, और राजगृह पहली कैपिटल थी, उसके बाद पाटलिपुत्र कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। Now you can take the screenshot.
डन, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अलेक्जेंडर के बारे में इस टॉपिक में मेंशन था, तो इनको पढ़ेंगे। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, 2300 साल पहले ये मैकेडोनिया, यूरोप की एक जगह है, वहाँ रहते थे और ये क्या बनना चाहते थे, वर्ल्ड को जीतना चाहते थे, टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्वेरर, मतलब हम दुनिया को जीतेंगे। पता ही होगा ना आपको अलेक्जेंडर के बारे में, इनके ऊपर सॉन्ग भी है कि हाँ ये पूरा दुनिया जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कहा जाता है लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मैं क्लियरली बता दूं, ही कॉन्क्वर्ड पार्ट ऑफ इजिप्ट, कुछ इजिप्ट का पार्ट जीता इन्होंने और कुछ वेस्ट एशिया जीता, राइट, कुछ क्या जीता, इजिप्ट जीता और कुछ वेस्ट एशिया जीता। और उसके बाद जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट आए और कहाँ पहुँचे, ब्यास नदी के किनारे, ये ब्यास है ना, व्यास नदी के किनारे जब पहुँचे तो ही वांटेड टू मार्च फर्दर, अब आगे बढ़ना चाहते थे। कहाँ बढ़ना चाहते थे, ईस्ट की तरफ ये आगे बढ़ना चाहते थे, व्यास नदी की तरफ ये जब पहुँचे, व्यास नदी जब ये पहुँचे इंडियन सब कॉन्टिनेंट आकर के, फिर उसके बाद कह रहे थे भाई अब आगे बढ़ो, किससे, अपने सैनिकों से, अपने सोल्जर्स से कह रहे थे ईस्ट की तरफ बढ़ो, ईस्ट की तरफ बढ़ो, लेकिन इनके सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, भाई हम नहीं बढ़ेंगे। वो बहुत डरे हुए थे, क्यों डरे हुए थे, क्योंकि उनके सोल्जर्स ने सुना था कि भाई इंडिया के जो रूलर्स हैं ना, उनकी बड़ी वास्ट आर्मी है ऑफ फूट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स, बड़ी उनके पास बड़ी ही, मतलब कि जो पैदल वाले फूट सोल्जर्स, जो फूट आर्मीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चैरियट्स बहुत ज़्यादा रथ हैं, बहुत एलिफेंट्स हैं, तो इतनी वास्ट आर्मी है भाई, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, हम डर जाएंगे। तो इसी वजह से अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। चाहते थे ये वर्ल्ड कॉन्क्वेरर बनना, बट ये बन नहीं पाए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्होंने कौन कौन सा पार्ट जीता, तो इजिप्ट जीता और वेस्ट एशिया जीता। लेकिन जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुँचते हैं तो कौन सी नदी के किनारे रुके, तो व्यास नदी के किनारे थे और ये आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन ये बढ़ नहीं पाए, तो ये व्यास नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं वज्जी। तो ये वज्जी के बारे में क्या है, तो वज्जी विथ एक जैसे हमने जनपद पढ़ा, हमने महाजनपद पढ़ा, तो ये वज्जी कुछ इससे डिफरेंट था। ओके, क्या डिफरेंट था, वज्जी विथ एक कैपिटल एट वैशाली, इसकी कैपिटल कहाँ थी, वैशाली थी, ये याद रखना है। वो अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट चलती थी जिसको गण और शंख बोलते हैं। हमने बुद्धिस्ट और जैनिज्म के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था जो बुद्धा थे कौन से गण से बिलोंग करते थे, शक के गण से, जैन कौन से, महावीर वर्धमान कौन से वज्जी से बिलोंग करते थे। तो कौन सी वज्जी थी वो कमेंट करके बताएं, हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। तो ये वही वाला गण और शक्य है, ठीक है ना, संघ है, सॉरी, लिच्छवशी वज्जी से बिलोंग करते थे, कुछ लिच्छवशी संघ था, कुछ ऐसा था, ठीक है ना। किसका, जैन महावीर वर्धमान का। तो वज्जी जो है कि उसकी कैपिटल वैशाली थी। यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट चलती थी जिसको गण और संघ बोलते हैं। गण मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, और संघ मतलब क्या, लाइक कोई इंस्टीट्यूशन है ना, होता है ना संघ, संघ किसको बोलते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को ही तो बोलते हैं। तो गण और संघ में क्या होता था, वहाँ पे बहुत सारे राजा होते थे, बहुत सारे रूलर्स होते थे, इवन 1000 रूलर्स भी हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि हर एक को राजा कहा जाता था, और ये सारे एक साथ जो है कि क्या करते थे, रूल करते थे। और दीज राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये साथ साथ रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे। इसके अलावा दे ऑल्सो मेक एन असेंबलीज, वो असेंबलीज में मिलते थे एंड डिसाइडेड what had to be done and how, क्या कैसे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डिसाइड करते थे, थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट्स। जैसे कि मान लो कि इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, किसी एनिमी ने उन पर अटैक कर दिया, तो वो क्या करते थे, मिलते थे, फिर डिस्कस करते थे कि क्या करें, इस डर को, इस अटैक से कैसे सामना करें, राइट। तो वज्जी क्या था, वज्जी की कैपिटल वैशाली थी। वहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती थी जिसको गण और शंघ बोलते थे। इस गण और शंघ में बहुत सारे रूलर्स होते थे, इवन अप टू 1000, मोर देन 1000, और हर एक को राजा बोला जाता था। ये जितने भी राजा थे सारे मिलजुल के रहते थे, एक साथ जो है कि रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। लाइक कह सकते हैं ना कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, मान लो आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में बहुत सारे, हम जितने भी अलग अलग एरियाज़ हैं, मान लो कि कैसे बताएं, मान लीजिए कि कैनॉट प्लेस है, एक मुखर्जी नगर है, और भी 2-3 जगह हमने ले ली, ठीक है ना। तो अब हर कैनॉट प्लेस का अलग एक रूलर है, मुखर्जी नगर का एक अलग रूलर है,
ठीक है, शादरे का एक अलग रूलर है, ठीक है, रोहनी का एक अलग रूलर है, हर जगह के अलग अलग रूलर हो गए, ठीक है। तो हर एक जगह के रूलर हैं, हर एक को राजा बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये संघ हो गया। लेकिन जब कैसे संघ हो गया, क्योंकि वो एक साथ क्या कर रहे हैं, वो एक साथ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक साथ असेंबलीज में मिल रहे हैं, वो एक साथ ही डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स। जैसे उन पर कोई अटैक हो जाता है तो वो मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह वो क्या बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। समझ आ गई। इसके अलावा जो विमेन और दास होते थे, विमेन मतलब विमेन, दास होते थे मतलब दास वो स्लेव वगैरह, जो कैसे कह सकते हैं जो दूसरे लोगों की सेवा करते थे। और जो कामाकराज होते थे, कामाकराज क्या होते हैं, जो कहते हैं जो दूसरों की भूमि पे काम करते हैं, इनको खेतीहर मजदूर भी कह सकते हैं। तो ये इनको जो है कि इन असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट, इस असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते थे, इनको अलाउड नहीं था। किसको, विमेन को, दास को, कामाकराज को अलाउ नहीं था, ठीक है ना। इसके अलावा लास्ट ऑफ द गण और संघास, मतलब ये जो गण और संघ के जो लास्ट रूलर्स थे, इनको जीता किसने, इनको मतलब हराया किसने, तो गुप्त रूलर्स ने इनको हरा दिया था। गुप्त रूलर्स ने इनको हरा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये संघ और गण को लास्ट में किसने हराया, कौन इन पे विजय प्राप्त करता है, तो गुप्त रूलर्स थे। तो ये था वज्जी के बारे में, जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट चलती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ कुछ अदर फैक्ट्स हम देखेंगे जो रह गए हैं पीछे। तो डिगा निकाया, डिगा निकाया एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिगा निकाया कौन से रिलीजन से रिलेटेड बुक है, बुद्ध से, जैन से, हिंदू से, मुस्लिम से, इस्लाम से। तो कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, ये बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो डिगा निकाया वॉज अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। इसमें है क्या, विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस, कुछ स्पीचेस हैं किसके, बुद्धा के। ऑब्वियसली जब बुद्धा जी की है तो बुद्धा के रिलेटेड स्पीचेस होंगे। एंड दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो। एक एग्जाम्पल है एक स्पीच का, स्पीच बिटवीन वासाकारा जो कि मिनिस्टर था किसका, अजात शत्रु के मिनिस्टर थे, और बुद्धा के बीच का एक डायलॉग है, एक स्पीच है। क्या होता है ना, अजात शत्रु भेजते हैं अपने मिनिस्टर वासाकारा को बुद्धा के पास। क्यों भेजते हैं, क्योंकि उन पर कोई अटैक कर देता है, तो उससे रिलेटेड कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड सलाह लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए वो बुद्धा के पास भेजते हैं। तो वासाकारा और बुद्धा के बीच की एक स्पीच है इस बुक में। तो पूछ सकता है एक एग्जाम्पल दे करके ही कि इस बुक में किसके किसके बीच की एक स्पीच का एग्जाम्पल है, वसाकारा अजातशत्रु के बीच, या वसाकारा बुद्धा के बीच, या फिर अजातशत्रु या बुद्धा के बीच। देन वी मस्ट नो वसाकारा एंड बुद्धा के बीच। एंड वसाकारा मिनिस्टर थे अजातशत्रु के। डिगा निकाया बुद्धिज्म से रिलेटेड बुक है। बार बार मैं इसलिए चीज़ों को बोलती हूँ, होपफुली आपको ये इरिटेटिंग ना लग रहा हो, बिकॉज बार बार चीज़ों को बोलने से, रिवाइज करने से ना ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। जैसे कि कोई न्यूज़ आती है, ठीक है ना, तो उस न्यूज़ को बार बार दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं क्यों बार बार दिखा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार दिखा रहे हैं। अगर एक ही बार वो बोलेंगे ना कि CAA कौन से आर्टिकल में था, आप भूल जाएंगे। उन्होंने 50 मरतबे बोला तभी आपको याद है। इसीलिए बार बार चीज़ों को मैं इसीलिए बोलती हूँ ताकि ज़्यादा आप सुने और ज़्यादा आपको याद रहे। ओके, उसके अलावा क्या चीज़ है, द राजा ऑफ द जनपदास वर डिपेंडेंट ऑन द occasional gifts brought by the people, basically called, क्या कहते हैं इसको, ट्रिब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट। जैसे कि मैंने बताया था कि जो महाजनपद वाले राजा होते थे उन्होंने रेगुलर टैक्स लेना शुरू कर दिया था। लेकिन महाजनपद के पहले जनपद होते थे ना, तो जनपद वाले जो राजा थे वो क्या टैक्स लेते थे, तो वो टैक्स नहीं लेते थे, वो ट्रिब्यूट पे ही डिपेंडेंट होते थे। ओकेजनल गिफ्ट्स जो लोग लाते हैं उसको ट्रिब्यूट ही बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्सेस कौन लेता था, कौन से राजा, कौन से किंग्स टैक्सेस लेना शुरू किए, जनपद वाले कि महाजनपद वाले। देन कौन थे, महाजनपद वाले, क्योंकि जो जनपद वाले राजा थे वो ओकेजनल गिफ्ट्स पे ही डिपेंडेंट थे। अब महाजनपद वालों को क्यों ज़रूरत पड़ी, बिकॉज उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी को फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया, बिग आर्मीज़ रखनी शुरू कर दी, तो उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू टेक रेगुलर टैक्सेस। इसके अलावा राजाज व परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस एंड नहीं है ये,
एज अश्वमेधा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि कुछ जो राजा थे वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना शुरू कर दिए थे। तो वो कौन से सेक्रीफाइस थे, वो मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दे ही दिया था, अश्वमेधा, हॉर्स सेक्रीफाइस होता था कि एक अपना घोड़ा छोड़ देते थे, फिर वो जहाँ तक जाता था वो राज्य उनका, अगर कोई राजा अग्री हो जाता है देन वो राज्य उस राजा के एंगर में आ जा रहा है जो ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई राजा अलाउ नहीं करता, परमिशन नहीं देता उस हॉर्स को गुजरने की, तो फिर उन दोनों रूलर्स के बीच में युद्ध होता था। तो कुछ ये होता था अश्वमेध। तो पूछ सकता है कौन से रिचुअल्स परफॉर्म होना शुरू हुए जनपद के टाइम, तो हमें पता होना चाहिए अश्वमेध। उसके अलावा जो क्षत्रिय होते थे, तो क्षत्रियाज एंड वैश्याज कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। ये भी पूछ सकता है भाई सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने की किसको किसको परमिशन थी, तो ब्राह्मण्स तो करते ही करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा क्षत्रिय कौन होते थे, किंग्स होते थे, तो किंग्स तो करा ही रहे हैं, तो किंग्स करेंगे, क्षत्रिय करेंगे, और वैश्य भी करते थे। वैश्य कौन होते थे, जो बिजनेस पर्सन होते थे, बिजनेस पर्सन लाइक व्यापारी गण एंड ऑल, ठीक है ना। तो कौन कौन परफॉर्म करता था सेक्रीफाइसेस, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास, राइट, इनको परमिशन थी। और किसको नहीं थी, तो किसको परमिशन नहीं थी, तो वो शूद्रों को परमिशन नहीं थी, शूद्रास, दे वर नॉट अलाउड, एज वेल एज विमेन वर नॉट अलाउड। ओके, तो ये दोनों लोग नहीं करते थे। और जो भी दास वगैरह होते थे ऑब्वियसली ये लोग अलाउ नहीं होते थे कि हाँ ये लोग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करें। सो दिस वाज आवर लास्ट स्लाइड। सो ये कुछ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे एनसीईआरटी से, जो कि बहुत ही वास्ट फॉर्म में दिए गए हैं बुक में, बट मैंने उनको बहुत ही शॉर्ट वे में और एकदम से कह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लाइंस एग्जाम्स में ऐसे की ऐसी रखी जाती हैं वही लाइंस मैंने इसमें यहाँ पे रखी हैं। तो ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, बेसिकली ये कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like the video, hit the like button, do subscribe to my channel and share the video, because as I always say sharing is a caring। जय हिंद, आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, सो जुड़े रहें।